हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आज आपको बताने जा रहा हूं क्या क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके बारे में बात करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जिसका आइडिया हमने कहां से लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये आइडिया कहां से आया? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कितने प्रकार के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये मैं आज बताऊंगा। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 4। आर्टिकल्स कौन से हैं? 36 to 51। क्लियर है क्या? ये वो इकोनॉमिक और सोशल राइट्स हैं जिसको हम जस्टिसेबल नहीं बना सकते थे, यानी कि पार्ट 3 में जगह नहीं दे सकते थे। इसीलिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया लेते हुए हमने इसको नाम ही राइट्स से चेंज करके क्या लिख दिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये वो सिद्धांत है, वो दिशा निर्देश है, ठीक है, जो कि संविधान दे रहा है। किस लिए दे रहा है? लॉ मेकर्स को, गवर्नमेंट को ये दे रहा है दिशा निर्देश की लॉ बनाते हुए ये काम इन चीजों को दिमाग में रखना है। क्लियर? The principles that have to be kept in mind while making laws and while implementing those laws and while interpreting those laws, these principles have to be kept in mind, or by all the three organs, legislature, executive and judiciary. तो start करता हूं मैं classification. I would like to show you my screen also so that I can explain you well and with diagram as well. ठीक है जी, ये देखिए आपके सामने आ रही है मेरी स्क्रीन। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 3 मेन कैटेगरीज हैं जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं डीपीएसपीस को। सोशलिस्टिक डीपीएसपीस, गांधीयन और वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स, जिनको हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ये हमारी समाजवाद की आइडियोलॉजी को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। क्लियर? कि हम चाहते हैं हमारा देश ऐसा देश हो जहां अमीर और गरीब के फासले कम से कम हो। ठीक है जी। दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मैं यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि जो सोशलिज्म है वो क्या चीज है। ज्यादातर बुक्स लिखती हैं सोशलिज्म में होता क्या है? where all means of 3 things: production, distribution, and exchange, ये तीनों ही are in the hands of government, are in the hands of government, where all the means of production, distribution and exchange are in the hands of government। तो हम उसे क्या कहते हैं? कि वो है सोशलिज्म। पर ये कौन सी डेफिनेशन है? ये है पॉलिटिकल सोशलिज्म। ये है पॉलिटिकल सोशलिज्म, जैसा कि यूएसएसआर में हुआ करता था। यूएसएसआर, सोवियत, ठीक है, सोवियत संघ, ठीक है, जैसे कि चाइना में आज भी है। क्लियर? यानी सब कुछ सरकारी है, हर घर सरकारी, हर नौकरी सरकारी, हर फैक्ट्री सरकारी, हर इंडस्ट्री सरकारी, सब कुछ गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज गवर्नमेंट ओन्ड। क्लियर? मगर हमने इस चीज को पूरी तरह नहीं अपनाया। हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे दोनों सेक्टर्स। कौन से 2 सेक्टर्स? पब्लिक सेक्टर और साथ ही साथ एग्जिस्ट करेगा प्राइवेट सेक्टर। यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एज एंड प्राइवेट सेक्टर। इनको मिलाकर हम क्या बोलेंगे जब दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हो? कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना है। ठीक है, और अच्छे से अगर बात करें तो हमने क्या भारत में इस्टेब्लिश किया है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यहां से वर्ड आता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ओके, तो वी हैव नॉट चूजन पॉलिटिकल सोशलिज्म, वी हैव चूजन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और आगे चलते हैं अब हम। ठीक है जी,
democratic socialist state aim at providing social and economic justice and set the path towards welfare state. ठीक है जी, ये भी बता दूंगा कि हम पुलिस स्टेट, भारत को कोई पुलिस स्टेट नहीं बना देना चाहते हैं, हम भारत को बना रहे हैं क्या, एक वेलफेयर स्टेट। क्या फर्क है पुलिस स्टेट और वेलफेयर स्टेट? पुलिस स्टेट वो सरकार है जिसको हम लाइसेंस फेयर स्टेट भी कह सकते हैं, यानी कि पनिशिंग द रॉन्ग डूअर इज द मेन एम एंड नॉट वेलफेयर। और वेलफेयर स्टेट का मेन एम क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है जी, यहाँ पर वेलफेयर लेजिस्लेशंस होते हैं, यहाँ पर सिर्फ जैसे आईपीसी है, क्राइम को रोकने की कोशिश है, तो सिर्फ गलत काम करने से रोकने के लॉज बनाती है, और डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को, वेलफेयर को ऑटोमेटिकली होने के लिए छोड़ दिया जाता है पुलिस स्टेट में। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के द्वारा हम भारत में स्टैब्लिश कर रहे हैं वेलफेयर स्टेट। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो सोशलिस्टिक है? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 39A, 41, 42, 43A, 43 एंड 47। ये 8 है जो कि कौन से हैं? ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। अब हम इसको अच्छे से देखते हैं, इसमें लिखा क्या है। ठीक है जी, मैं सिर्फ अभी हेडिंग्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि डिटेल में जब मैं इसे पढ़ाऊंगा तो मैं कहां से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, मैं बेरठ में से करवाऊंगा। प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों में लेके आना सोशल ऑर्डर, सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर, permitted by justice, social justice, economic justice, political justice, and minimizing the inequalities of income, inequality of status, income, inequality of facilities, and inequality of opportunities. फिर 39B तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 39B और 39C ऐसे हैं जो कि आर्टिकल 14 और 19 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 14 और 19 को वॉयलेट करने वाला लॉ भी वैलिड ठहराया जा सकता है अगर वो 39B या 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए बना है। क्या है 39? ये ट्रूली सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। ठीक है, कि जो हमारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं उससे सबको फायदा है, इसलिए उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी बात, जिसके तहत जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ, जिसके तहत प्रीवी पर्सेस छीन लिए गए। ठीक है, हर किसी को मिले रोजगार। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, औरत को भी उतनी ही तनख्वाह मिले जितनी आदमी को मिल रही है। ठीक है, और हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन का ख्याल रखा जाना चाहिए, और फोर्सिबली अब्यूज नहीं होना चाहिए, फोर्सिबली काम ना करवाया जाए उनसे। फिर हेल्दी डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन, देन फ्री लीगल एड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले नहीं होता था, 39A अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ। गरीब आदमी को वकील सरकार मुहैया करा कर देगी। अजमल कसाब, इकलौता वो पाकिस्तानी टेररिस्ट जो पकड़ा गया, उसको तक सरकारी खर्चे पर वकील करवा कर दिया गया फांसी से पहले। ठीक है, अगर कोई लेडी है, अगर कोई बच्चा है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, सबको फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आगे, देन राइट टू वर्क, याद रखिएगा, राइट टू वर्क जो है वो भारत में राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, डीपीएसपी है। द राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है, in case of unemployment, old age, sickness, disablement, ये सब चीजें यूएसए जैसी कंट्रीज में राइट है, जस्टिसेबल है। हमारे यहाँ नॉन जस्टिसेबल है, डीपीएसपी है। देन जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, मैटरनिटी रिलीफ फॉर लेडीज गिविंग बर्थ टू चाइल्ड। ठीक है, डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, लिविंग वेज। ठीक है, देन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे वर्कर्स भी। और 8वां और आखिरी है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। ये सब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। ओके,
फिर आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से प्रभावित वो बातें जो पार्ट 4 में दी हुई है, बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी। ठीक है जी, ये समाज की रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं जो कि महात्मा गांधी कहा करते थे इंटरनेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। ठीक है, और महात्मा गांधी के सपनों को सच करने के लिए इनको यहाँ रखा गया है। ठीक है, जैसे कि पंचायतों को सही तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए और उनको पावर्स दी जाए, अथॉरिटी दी जाए, ताकि सेल्फ गवर्नमेंट हो, आम आदमी को गवर्नमेंट के साथ जोड़ा जा सके, आर्टिकल 40। लघु उद्योग को प्रमोट किया जाए, कॉटेज इंडस्ट्रीज को, ताकि हर किसी को लाइवलीहुड मिल सके। ठीक है, कॉपरेशन बेसिस पर रूरल एरियाज में काम हो। फिर हमें चाहिए हम और बढ़ावा दें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को और उनकी सिस्टमेटिकली मैनेजमेंट हो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड हुआ था। देन एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट किया जाए और उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए, उन्हें मिले सोशल जस्टिस। They should be protected against social injustice. And then जो नशा है, intoxicating drinks and drugs, ठीक है, इनकी कंजम्पशन को प्रोहिबिट किया जाए because these are injurious to health. Then cow slaughter, मिल्च एनिमल्स के स्लॉटर को प्रोहिबिट किया जाए। काव्स को, मिल्च एनिमल्स को, ड्रॉट कैटल को काटा ना जाए। एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, साइंटिफिक ब्रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये थे महात्मा गांधी के सिद्धांत। अब आते हैं वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स, जिनको लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स भी हम कहते हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेम सिविल लॉज फॉर पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स इन इंडिया। केवल गोवा में आज की डेट में कॉमन सिविल कोड है और कहीं नहीं है। देन अर्ली चाइल्डहुड केयर टू चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6 years। पहले ये अप टू 14 years होता था, लेकिन ये चेंज हो गया था 86, जी हाँ, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इस 14 years को 6 years कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 6 to 14 years को बना दिया गया फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 कैपिटल ए। क्लियर? साथ ही एक ड्यूटी क्रिएट की गई थी। ठीक है, 51 बड़ा ए छोटा के, और ये 3 चेंजेस हुए थे, एक डीपीएस में, एक फंडामेंटल राइट में और एक फंडामेंटल ड्यूटी में। देन फिर एनिमल हस्बेंड्री मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर की जाए, एग्रीकल्चर भी मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर किया जाए, आर्टिकल 48। फिर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन 48A के तहत, ये बाद में ऐड हुआ था। देन जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक हिस्टोरिकल इंटरेस्ट है, उन सब को, ठीक है, दे आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और उनको प्रिजर्व किया जाए। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग किया जाए। ये फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू की जो थ्योरी है, मॉन्टेस्क्यू की जो थ्योरी, MONTES, मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी है, उस पर यह आधारित है। ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर जो कहता था कि अगर आप कंट्री में चेक एंड बैलेंस, अगर आप कंट्री में चेक एंड बैलेंस लेके आना चाहते हैं तो आपको करना होगा, बहुत जरूरी है करना, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स, किस किस की पावर्स को सेपरेट करना है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और आगे चलते हैं। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेनिंग गुड रिलेशंस, ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। ठीक है, इन रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस एंड टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। ठीक है, एंड नॉट बाय वॉर। क्लियर? तो ये थे हमारे 3 तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कई बुक्स में आपको ये भी मिलेगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द डीपीएसपी। फोर्थ कौन सी है? न्यूली एडेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थ्रू अमेंडमेंट्स। ये कौन कौन से? जैसे आर्टिकल 39, ठीक है, 39 चेंज हुआ था, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट।
then free legal aid, securing participation of workers 43A, then environment 48A, then इसमें कुछ changes आए थे, ठीक है जी 38 में, then right to education वाला आर्टिकल 45, ये 6 years तक के बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटीज देना, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला जो 97th अमेंडमेंट 2012 में ये एप्लीकेबल हुआ था, 2011 में पास हुआ था, ठीक है, और ये था कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना, वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एटसेट्रा। और पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन आई फील। हाँ जी, कुछ पूछना है? ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, तो ये हमें फॉलो करने हैं, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि सेम डायरेक्टिव्स जो हैं वो सभी कंट्री, हर कंट्री के लिए सेम होंगे, ठीक है जी। तो आपको इस सब का बेसिक आइडिया लेके चलना है, जो इम्पोर्टेंट है वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाते हैं, कि जैसे पंचायत कहाँ दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज याद हो जाता है फॉर 3B, ठीक है, और इम्पोर्टेंट 39B 39C वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्री लीगल एड, सभी याद नहीं करने होते हैं, इंपॉर्टेंट याद हो जाते हैं, ठीक है जी। और एनवायरमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्यों? एनवायरमेंट का एक अलग से इसको सब्जेक्ट गिना जाता है अब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब गोल है हमारा, जिसके बिना हम आगे चल ही नहीं सकते। तो 48A टॉक्स अबाउट एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, मगअप करना जरूरी नहीं होता है। चले आगे। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? चलो, अब सैंक्शन बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन देखता है कि फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहे हैं, जस्ट वेट, आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? आपको दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? हाँ जी, अब समझिए। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो व्हाट इज द सैंक्शन बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जहां पर फंडामेंटल राइट्स में तो अगर if there is a violation of fundamental rights you can go for a writ and then a writ can be issued, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर पूरे नहीं होते हैं there is no such sanction behind, ठीक है, only moral sanctions are there, ठीक है। तो सरकार जरूर अपनी तरफ से बेस्ट करेगी, लेकिन अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को दिमाग में रखते हुए कि हमारे इतने पैसे हैं, इतने में काम करना है, ओके। तो यही सैंक्शन है, आप इसको जस्टिसेबल नहीं बना सकते, ठीक है जी। चलते हैं आगे। श्री BN राव, जो कि लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, या फिर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी कहा जा सकता है, ठीक है। उन्होंने क्या रिकमेंड किया? Recommended that the rights of an individual should be divided into two categories, justiciable and non-justiciable, ठीक है जी। Then fundamental rights बना दिया गया उनको, जिनको justiciable बना दिया गया, ठीक है, और पार्ट 3 में डाल दिया गया, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बन गए वो जो कि नॉन जस्टिसेबल राइट्स थे, और दे वर गिवन रिटन इन पार्ट 4, ये आइडिया लिया आयरलैंड से, ठीक है। फिर हालांकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल है, पर आर्टिकल 37 डिक्लेयर करता है दैट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ओके। और सरकार की ड्यूटी है कि इनको अप्लाई भी करे जब भी लॉ बनाने उस टाइम पर, ठीक है। दे इम्पोज अ मॉरल ऑब्लिगेशन एंड ओनली अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू डू दिस, क्योंकि बाद में इलेक्शन जीत रहा है तो उसको दिखाना होगा हमने ये काम कर दिखाया, बट द रियल फोर्स बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल, कि अगली बार वोट मांगने जाओगे तो क्या बोलोगे, पब्लिक ओपिनियन क्या होगा। तो एक जूरिस्ट हुआ अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड लाइट हार्टेडली टू इग्नोर द प्रोविजंस इन पार्ट 4। अगर अगली बार इलेक्शन जीतना है तो आप पार्ट 4 को इग्नोर नहीं कर सकते। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये कहा कि अ गवर्नमेंट व्हिच रेस्ट्स ऑन पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। जब भी अपनी पॉलिसी बनानी है, देश की पॉलिसी बनानी है, तब उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार कोई उन्हें वोट नहीं देगा। यही सबसे बड़ी सैंक्शन है। अगर कोई सरकार इसे इग्नोर करती है तो ये ऑलमोस्ट पक्का है दैट दे हैव टू आंसर फॉर दैट बिफोर द इलेक्टोरेट एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। यही सबसे बड़ा सैंक्शन है, ठीक है जी।
जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं उन्होंने डीपीएसपी को नॉन जस्टिसेबल बनाया, लीगली नॉन एनफोर्सेबल बनाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, डाइवर्सिटी है, बैकवर्डनेस है, अलग अलग तरह के लोग हैं, बहुत बड़ा देश है, बैकवर्डनेस है यहाँ, ठीक है जी। इतने सैकड़ों साल हमने गुलामी से ही है। ओके, देन न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट कंट्री है हम एज कंपेयर टू यूएस, जैसे कंपेयर करें जो 1787 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना के काम चला रहा है, ठीक है। तो हमें तो आजादी 1947 में मिली है, देखिए फर्क कितना ज्यादा है, ठीक है जी। तो इस कारण से हम काफी बैकवर्ड हैं। ओके, वी आर ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद मेनी अदर थिंग्स। The newly born independent state with its many preoccupations might be crushed under the burden unless it was free to decide the order, the time, the place, and the mode of fulfilling them. Okay? और संविधान बनाने वालों ने चारों तरफ देखकर यानी प्रैग्मेटिक व्यू के साथ, ठीक है, इनको नॉन जस्टिसेबल बनाया। They refrained from giving teeth to these principles. They believed more in an awakened public opinion rather than in court procedures as the ultimate sanction for the fulfillment of these principles. ठीक है जी। और ये सेशन जो है हमारा, ठीक है, जो इसके ऊपर हुआ है, मैं इस सेशन को आज यहीं पर एंड करूंगा, ठीक है। अगला सेशन हमारा होगा क्रिटिसिज्म ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर। I end this session. This was session 2. Next session shall be third session on directive principles, and where we'll be starting from criticism of the directive principles. I end this session here today. Sir, my doubt is there. Doubt पूछे, जो भी doubt पूछना चाहते हैं, you are most welcome. Okay. Sir, in chat box I have typed. Please speak.